टॉपिक स्टार्ट किया वो है कि किसी भी डेटा सेट से उसका प्रोबेबिलिटी टेबल कैसे बनाना है। अब प्रोबेबिलिटी टेबल से बुलाते हैं उसमें जो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज दे सकता है। मैंने एग्जांपल दी आपको सिंपल कॉइन टॉसिंग की, समझे 3 कॉइन को हम फ्लिप कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ हेड्स। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू में नेगेटिव हेड नहीं आ सकते। सोचें यार कम से कम हेड की कितनी वैल्यू आ सकते हैं। 3 टॉस आप कहेंगे इट मे बी पॉसिबल कि कोई भी कॉइन के ऊपर हेड ना तो 0। और अगली पॉसिबल वैल्यू जो हेड्स की हो सकती है वो 1 हेड हो सकता है, 3 में से एक, अगली 2, अगली 3। तो ना तो वो 3 से ज्यादा हेड आ सकते तो वो कॉइन ही 3 है, ना वो 0 से कम हो सकते हैं, और ना ही पॉसिबल है कि 1.7 या 1.8 नंबर ऑफ हेड्स आएंगे। तो फिर जो पॉसिबल वैल्यू इवेंट ले सकता है जिसे मैंने नंबर ऑफ हेड का है वो या 0 हो सकता है या 1 या 2 या 3, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। अब हर एक के आगे अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी मेंशन कर दी जाए तो कुछ इस किस्म का प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो हमारे पास है। ओके, यहाँ पर उसने कहा है, उसने कहा इस डेटा में ये सारी पॉसिबल है और हर एक के आगे उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ हो कुछ ऐसे, तो फिर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देना। ये आपको कहलाएगा कि जी ये इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन जाएगी, क्योंकि आपने उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख दी। ठीक, और एंड सो ऑन जो भी आप प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट। इसके बाद आप इसका मीन और वेरिएंस वगैरह जो है वो कैलकुलेट करें। देन फिर हमने कहा कि अगर कोई डेटा दे दिया जाए और उसका प्रोबेबिलिटी टेबल खुद बनाना हो, ना तो अब प्रोबेबिलिटी टेबल दिया हुआ है ना फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। अगर वो कहते हैं कि ये डेटा जरा इसका प्रोबेबिलिटी टेबल बनाए तो हमें 2 काम करने हैं। पहले तो सोचना है कि जिसका हमें प्रोबेबिलिटी टेबल बनाने के लिए वो कह रहा है इसकी पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज जो है वो हो सकती है। अगर तो वो वैल्यू ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट हो सकती है, डिस्क्रीट याद है ना स्टार्ट में हमने पढ़ा था, डिस्क्रीट वेरिएबल दैट कैन ज्यूम ओनली होल नंबर वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 डेसिमल में नहीं। तो आपने उसका प्रोबेबिलिटी टेबल फिर देखना है कि ये डेटा जो हमें दिया जा रहा है ये कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आप ये समझ लें ये बने बनाए फार्मूले होंगे, उसमें आपको वो सैंपल स्पेस बना के एन ए ओवर एन एस करने की जरूरत ही नहीं है। ये बने बनाए फार्मूले बने हुए हैं, बस उसमें आप इंसर्ट कर देंगे। ऐसे मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन है कि जी उसमें ना तो आपको ये करना ना, रोटी मेकर है, आप घर में खवाती करें आटा गूंथती हैं, ये करती है वो करती हैं, फिर उसको बेलने से रोटी बनाती हैं पकाती हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं ना, इसे हम कहते हैं मैनुअल। ऑटोमेटिक रोटी मेकर है, अब तो ऑटोमेटिक प्लांट है, तंदूर है, बस उसमें आटा डाल दे, पानी रिक्वायर्ड मिकदार में डाल दे, वो खुद ही उसे मिक्स करेगा, जिसे आटा गूंदना कहते हैं, पेड़े बनाएगा, रोटी बनाएगा, पकाएगा, बाहर आ जाएगा। आसान हो गया ना। बिल्कुल इसी तरह से ये बाइनोमियल एक फार्मूला है। आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 2 हेड्स की या 3 हेड्स की, उसमें लिख दें। आप ये सैंपल स्पेस भी करते हैं, सैंपल स्पेस में कर लेते हैं, 2-3 हेड की कर लेते हैं। जब सैंपल स्पेस बना देते हैं मुश्किल हो जाएगी अगर मैं कह दूंगा 50 हेड, 50 तो आएंगे, अब क्या करेंगे 50 तो आएंगे सैंपल स्पेस, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी। और फिर कुछ ऐसा डेटा सेट्स भी होंगे जिसका शायद सैंपल स्पेस बनाना ही प्रॉब्लम हो, मुमकिन ही ना हो। फिर आप ये जो फार्मूले हैं इनकी मदद से प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करें। तो रीजन क्या थी जी, इसकी क्या जरूरत हो गई, इसकी क्या जरूरत पेश आ गई, इसकी जरूरत उसको मशीन क्यों इंसान बनाई, जब प्रॉब्लम उसके हाथ से निकलता गया तो यार ये इतना लेंथी काम है, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, उन्होंने मशीन बना दी। अब हर मशीन को चलाने के लिए उसकी कुछ प्री रिक्विजिट है कि जी अगर आप ये मशीन चलानी है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी कर दे तो मशीन आपके लिए वर्केबल है, वरना तो वो काम नहीं करेगी। तो बिल्कुल बाइनोमियल एक फार्मूला है
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा, किसकी? जिसकी आप कहेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जी ये डेटा जिससे आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, क्या ये वाली कंडीशंस पूरी कर रहा है? अगर तो कर रहा है तो फिर आप बाइनोमियल फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर। तो बेसिकली डिस्क्रीट में ये तीन आते हैं। पहले तो हमने इनको पढ़ना है, फिर कंटिन्यूस में जो हमारे कोर्स में वो एक है, और फिर इसको बाद में कहते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला कब डिसाइड हमने करना है। एग्जामिनर को नहीं कहना, उसने तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव बता देना है कि ले जी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। अब आपने देखना है कि अगर मैं बाइनोमियल से करना चाहूँ तो क्या बाइनोमियल की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? जो तो चार है, तो बाइनोमियल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चार है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारे अब ठीक है, ये अब भी ऐसी ही आ रही है? सर अब ठीक है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तब आवाज बहुत मैं कम आ रही है। मैं माइक चेंज करता हूँ। माइक मैंने दूसरा यूज किया हुआ, मैं से चेंज करता हूँ जी। अब बोलिएगा, अब ठीक है? जी सर अब ठीक है। चले, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उसकी मदद से सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। डिसाइड कब करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज करना है? डिसाइड कब करना है? हमें डिसाइड करना है कंडीशंस देख के। चार, क्या क्या कंडीशंस हैं इनको याद भी करना है, इसलिए कि एग्जामिनर कुछ कंडीशन लिख के कह देता है, बताएं इस पे कौन सा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल लगेगा, पॉइसन लगेगा, हाइपरथमेटिक या नॉर्मल। सबसे पहले तो आपने जो डिस्कशन करनी है वो है कि डिस्क्रीट के लिए तीन चॉइसेस है। क्या उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स बताए गए? अब ट्रायल किसे कह रहा हूं मैं? फर्ज करें स्टूडेंट सिलेक्ट करना एक ट्रायल है। मैंने क्लास में से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए तो 10 ट्रायल है। एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना ट्रायल है। मैंने किसी बैग से 5 सब्जेक्ट चेक किए, 5 ट्रायल किए। एक कॉइन फ्लिप करना ट्रायल है, और मैंने इस कॉइन को 3 दफा फ्लिप किया तो 3 ट्रायल है। कहता जी ट्रायल की तादाद मेंशन होनी चाहिए और उसको हम एन से लिखा करेंगे। तो यहाँ एन से मुराद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं बल्कि नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा। अगला कहता जी जो भी आप उसका एक सिंगल ट्रायल करोगे ना, ईच सिंगल, उसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए। कॉइन को फ्लिप करोगे तो कॉइन की तो 2 आउटकम्स नहीं है, 2 आउटकम्स हैं, लेकिन किसकी नहीं है? जब आप डाइस थ्रो करोगे वो तो 6 बनती हैं, वो नहीं, वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। बाइनोमियल बाई से कहते हैं, बाई फॉर 2 को बोलते हैं, जिसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 2 बाई, जैसे ये का हेड टेल होगी, यस नो होगी, डिफेक्ट गुड होगी, सक्सेस स्प्रेड होगी, कुछ इस तरह से। फिर कहा कि वो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, अब मेरे क्या कैटेगरी 2 बननी है, यस नो। एक कैटेगरी को कहना है ये सक्सेस कैटेगरी है, दूसरी को फेल। किसको कहना है? जो हमारी डिमांड होगी। सिक्का फेंकने लगे, सिंगल ट्रायल, हेड को सक्सेस कहना, टेल को। आप कहें जी आपने प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी? जी टेल की, तो टेल सक्सेस है। बल्ब देख रहे हैं, गुड बल्ब को सक्सेस कहना कि डिफेक्टिव को? आप क्या देख रहे हैं जी? मैं इसमें से गुड बल्ब नोट करना, गुड सक्सेस है। मैं डिफेक्टिव बल्ब देख रहा हूँ, डिफेक्टिव सक्सेस है। उसे सक्सेस कहता, हर ट्रायल में वो बदलनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है। बस मैंने कहा ना कि कंडीशंस को आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लें। जैसे मैंने कहा एक ट्रायल पर एक कॉइन पर हेड की प्रोबेबिलिटी तो 50%, दूसरे कॉइन पर कितनी होगी? 50। तीसरे पे कितनी होगी? 50। लेकिन आप देखेंगे कि चेंज भी हो सकती। जैसे एक बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, 5 रेड है, 5 ब्लैक है, 10। पहला रेड निकालने लगे हैं, 5/10 रेड निकल गया। अब रेड निकालने लगे, 4/9, अब 3/8। हम चेंज होती जा रही ना। पहले 5/10 थी रेड की, दूसरी दफा दूसरे ट्रायल में वो कम होके 4/9 रह गई, तीसरे में और कम होके जो है वो 3/8 रह गई। चेंज होती जा रही है। और कहता है
एक ट्रायल का जो रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस ना करे दूसरे ट्रायल पे। अब देखें, अगर आप बॉल निकालते जा रहे हैं तो हर ट्रायल का रिजल्ट तो फिर दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जी पहली दफा चूंकि रेड आ चुका है, अब 5-10 नहीं रहेगी बल्कि अब 4/9 हो जाएगी। तो डिपेंडेंट हो गए, ट्रायल इन्फ्लुएंस हो गए। कोई भी एक्सपेरिमेंट इन 4 कंडीशंस को पूरा कर दे, हम कहेंगे वो बाइनोमियल की कंडीशंस पूरा कर रहा है। और इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने कोई सैंपल स्पेस नहीं बनाई और इससे हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? NCX। सी कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ये ना एक्चुअली एक काउंटिंग टेक्निक है। आपने कहा ना, आपने तो प्रोबेबिलिटी में कहा था गिनने के अलावा कुछ नहीं, तो यहाँ कहाँ गिन रहे हैं? ये अब हमें NCX गिन के देगा जी, सब कुछ गिन के देगा। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को कहते हैं सिंगल ट्रायल में। ठीक, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं सिंगल ट्रायल में। P+Q ये 1 होगा। और यहां पर आप लिखा करोगे कि कम से कम वैल्यू जो है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कम से कम वैल्यू वो पॉसिबली क्या हो सकती है? 0। बाइनोमियल में हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। कस्टमर्स हैं, किसी शॉपिंग सेंटर पे आते हैं, किसी एक दिन में कम से कम कितने कस्टमर आ सकते हैं? पॉसिबली कोई भी ना आए, 0। इसके बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो होल नंबर ही होंगे ना। ठीक है ना? कॉइन हेड्स की तादाद कोई भी नहीं, 0। डिफेक्टिव आइटम 10 पड़े हैं, कम से कम डिफेक्टिव कोई भी नहीं, 0। ज्यादा से ज्यादा 10। तो यहां पर आप लिखेंगे कि ये वो फंक्शन है जिसमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, तो आप इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से कैलकुलेट कर सकें। तो पूरा एक हमने एक आप समझ लें मशीन बना दी, और इस फंक्शन को या इस फार्मूले को चलाने के लिए हमें इसके 2 पैरामीटर चाहिए, एक n और एक p। ये 2 चीजें अगर मेरे पास आ जाएं, मैं इस फंक्शन से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। x किसे कहते हैं? कहता जी नंबर ऑफ सक्सेस। वो किसे कहना है? वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कही है, उसी को ही सक्सेसेस का नाम दे देंगे। एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी दफा वो काम करना है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये दोनों मैच होने चाहिए। ये एक्स पी, वहां पर जो वर्ड लिखा हुआ नंबर, बस इसमें वो नंबर को हटा के इसकी जगह क्या लिख देना है? प्रोबेबिलिटी का वर्ड लिख देना। वहां लिखा हुआ नंबर ऑफ सक्सेसेस और यहाँ क्या लिखा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। अगर वहां पर लिखा होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो यहाँ लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिफेक्टिव आइटम्स। ऐसे ही है ना? वहां लिखा होगा नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स और यहाँ पर लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आ कोविड पेशेंट। एक पेशेंट के कोविड वायरस होने के कितने चांसेस है? पी और क्यू, इसी को मैं कहता हूं मैच कर। हम कहें जी इसमें क्यू क्या चीज होगी? क्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर। और इसे कैसे लिखेंगे? 1 माइनस पी के साथ। इसमें एन और पी ये क्या चीजें होंगी? ये पैरामीटर्स कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे ने? पैरामीटर्स। एन एंड पी आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स का। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं और ये कहते पढ़ते हैं कि एग्जाम में तो ये बड़ी डिटेल से हमें देखना पड़ेगा, ये 4 कंडीशन बड़ा क्रिटिकली नोट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ऐसे पता चल जाएगा। मैं जरा पहले देखता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास एक डेटा कहता है इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन है और उसे 3 दफा फ्लिप करना है। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक बात, उसने हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी टेबल कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, वरना मैंने सब की सब प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी थी, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी। उसने यहां पर सबकी नहीं, बस किसी किसी की कहा है। किसकी कहा है? सबसे पहले उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? एग्जैक्टली 2x। कहता जी इसकी प्रोबेबिलिटी बता देना।
बिल्कुल आप सैंपल स्पेस से बना के बता सकते हो। 3 कॉइन का मुश्किल नहीं है, सैंपल स्पेस बिल्कुल बनाई जा सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी फार्मूला किस, आप सिर्फ एक चीज नोट किया करें, जब उसने इन कॉस्टिंग ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स, आप उसकी सिंगल ट्रायल को सोचा करें। आप कहेंगे इसका सिंगल ट्रायल का मतलब है एक कॉइन फ्लिप करना, ठीक है। और अब आपने सोचना है क्या एक कॉइन फ्लिप करोगे पॉसिबली कितने रिजल्ट आ सकते हैं। पॉसिबली आएगा क्या ये नहीं मैं कह रहा, आप कहेंगे आज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है वो 2 रिजल्ट है, एक हेड एक टेल, बस एनफ। बाइनोमियल फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल, बाई चेक करके बाइनोमियल कह दिया करें कि जी 2 ही पॉसिबल आउटकम है, इसके अलावा तीसरी कोई आउटकम पॉसिबल बनती नहीं है। आपने कहा ये बाइनोमियल से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर टर्न बाय टर्न उसकी चारों कंडीशन पूरा करे, चारों, आप कहेंगे पहले को तो था इसमें ट्रायल्स की तादाद मेंशन होनी चाहिए, तो क्या है, तो है 3 दफा M3 है। दूसरी में उसने कहा था कि ईच आउटकम हैज ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट्स, यस, एक पॉइंट फेंकेंगे 2 ही रिजल्ट आएंगे, हेड और टेल, दूसरी भी कंडीशन पूरी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाँ अब सक्सेस हेड को कहना है टेल को, तो क्वेश्चन में देखें इसकी प्रोबेबिलिटी उसने कहा हेड की, हेड को सक्सेस कहना है। तो क्या सिंगल कॉइन पर हेड की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो दूसरे कॉइन पर भी है, जो तीसरे कॉइन पर भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर तो ये फिक्स है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अगर एक कॉइन पर हेड आता है तो क्या इसकी वजह से दूसरे कॉइन के ऊपर हेड आना या ना आना चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है। तो देखिए 4 कंडीशन, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, दैट्स एनफ कि जी सिंगल ट्रायल करेंगे 2 पॉसिबल आउटकम आपने कहना दिखा। इसके बाद आपने जो काम करना है 3 इंफॉर्मेशन लिखनी है, एक एक्स लिखना है और 2 पैरामीटर लिखना है। एक्स में आपने ये लिखना है कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी रिक्वायर्ड है, ये 2 को फिलहाल छोड़ दें। उन्हें कहना ये कुछ हेड्स हैं, हेड्स का जिक्र है, ठीक है ना, कुछ हेड का जिक्र है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है कि किस चीज का, आपको नंबर ऑफ हेड्स, इसकी करीब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक्स को आप लिख देंगे नंबर ऑफ हेड्स। एन की तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये होगा ही होगा, ये पैरामीटर, ये नहीं होगा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं होगी। अब एक्स और पी ये मैच करने चाहिए, मैच से क्या मुराद है, वहां क्या लिखा हुआ नंबर, वहां नंबर का वर्ड हटा के प्रोबेबिलिटी का लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सक्सेस की जगह हेड इन सिंगल कॉइन। एक कॉइन पर हेड का क्या चांस है, 50%, 0.5। अगले किसी क्वेश्चन में कुछ और चीज को कहेगा वो चेंज हो जाएगा। ये जब आप ये लिख लें फिर आप लिखा करेंगे कि ये जो सक्सेस है इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, तो जरूर 0। ये नहीं कि किसी एक्सपेरिमेंट में आप कहेंगे नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकती है, तो कभी भी नहीं होगा। हर एक्सपेरिमेंट जो बाइनोमियल का होगा इसमें जो इवेंट होगा वो उसकी कम से कम जो वैल्यू हो सकती है वो 0 जरूर होगी, ज्यादा से ज्यादा जितना n होगा। 3 कॉइन है ना, तो ज्यादा से ज्यादा हेड तीनों पर, 4 तो नहीं हो सकते। तो ये कंफर्म हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन बाइनोमियल। 0 is the minimum and n trials is the maximum। 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, कम से कम कितने बॉयज 10 में हो सकते हैं, 0 हो सकता है, सारी कर लो। ज्यादा से ज्यादा 10 के 10 बॉय ही हो सकते हैं, 0 to n। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएं अब अपने ऑब्जेक्टिव पर आए। अब ये लिख लिया करें। इसके बाद देखा करें कि हमें हेड्स की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है, लेकिन कितने, 2। अब आप इसको मार्क, आप कहें ये वैसे 4 चीजों की प्रोबेबिलिटी बता सकता है, लेकिन हमने सिर्फ इसकी नोट करनी है 2 की। और अब स्टेटमेंट में क्या करेंगे, P x नंबर ऑफ हेड इज, और यहां 2 कर n3 cx 2, p कितना है 0.5, पावर x, x कितना है 2, q कितना है, अगर p 0.5 है तो q क्या है, फेलियर, हेड, टेल,
0.5 और पावर n माइनस एक्स। सारी कैलकुलेशन करें और आंसर 0.375 जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसको जब आप कैलकुलेटर से करें तो कैलकुलेटर में भी ये सारी ही एक्सप्रेशन आप एक ही दफा लिखते हैं, क्यों इसको बार बार ऐसे ही पहले एनसीएक्स करें। आल्दो एनसीएक्स आप अलग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसकी आपको एज सच जरूरत नहीं है। और आपने क्या करना है इसके लिए, आपने सारी एक्सप्रेशन बस एक ही दफा लिख दो। सॉरी, जैसे लिखा गया है 3C2, तो कल हमने पढ़ा था कि ये कॉम्बिनेशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, 3 शिफ्ट डिवीजन C और 2, आगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई कर लें या इसको ब्रैकेट में लिख लें, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई 0.5 पावर 2 मल्टीप्लाई 0.5 पावर 3 माइनस 2, या उसको सॉल्व करके लेते हैं या ऐसे लिखते सारा कुछ हम इक्वल बटन प्रेस करें। 3/8 इज आंसर, 0.375 इज आंसर, हो गया। 0.375 is the required answer। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें उसने टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा। हमने पहले एक्सपेरिमेंट को पहचाना, ये बाइनोमियल। इसके बाद ये तीन चीजें लिख ली, जितनी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज थी वो लिख ली, और उसके बाद ये नोट कर लिया कि हमें किस किस की प्रोबेबिलिटीज यहां से रिक्वायर हैं, वो मेंशन कर दिया। 2 और 2 की प्रोबेबिलिटी यहां से कैलकुलेट करके और आंसर दे दिया 0.375। अगर आप ऐसे सैंपल स्पेस से भी कर लें तो 3 आउटकम ऐसी हैं 8 में से जिनके ऊपर 2 हेड आते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो 3/8, और उसको अगर डेसिमल में लिखें तो 0.375 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जरा सेकंड पार्ट पर आते हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स, बात अब भी हेड की हो रही है, इन सक्सेस अब भी हमारे लिए हेड ही होगा, लेकिन अब उसने कहा एटलीस्ट 2। अब इसकी जरा ट्रांसलेशन करें, पहले सारी पॉसिबल लिख लिया करें। ये तो हमें पता है बाइनोमियल में मिनिमम स्टार्ट होना 0 से और मैक्सिमम जाना है जितने ट्रायल होंगे, यानी कि n। सारे लिख दिए। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होगा, कम अज कम 2 हेड जरूर होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हेड्स को उससे कह रहे हैं x, तो इसका मतलब है कि अब हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जिसका कम से कम आंसर 2 या बोला ना, और जमा करना होगा, या 2 से भी ज्यादा, 2 हेड या उससे ज्यादा है मार्कर। आपने कहा ये 2 बनते हैं, 2 भी आता है 3 भी आता है, तो दरमियान में लफ्ज क्या आएगा, ये तो नहीं हो सकता। देखें, आपने सिक्का फेंका है, मैं कहता हूं कि ये एक आउटकम, मैं आपको अगर बोल दूं कि ये एक आउटकम है, इसमें हेड्स की तादाद कितनी है फर्ज करें, और मैंने ये लिखा हुआ या ये लिखा हुआ या ये लिखा हुआ, ये 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें हेड्स की तादाद 2 है। 3 तो नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक आउटकम मैंने ये लिखी हुई है, ये आउटकम ऐसी है जिसमें हेड्स की तादाद 3 है, 2 तो नहीं कहेंगे, 2 तो नहीं ना कहेंगे। ये आउटकम आ जाए और ये आउटकम आ जाए और ये आउटकम आ जाए या ये आउटकम आ जाए, ये सारी की सारी आउटकम ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें हेड्स की तादाद 2 है या फिर 3 है। ऐसे ही है ना, क्या करेंगे आप, जमा कर लेते हो ना, जैसे आपको काउंटिंग टेक्निक सिखाई। यहां पर तो चूंकि सैंपल स्पेस आप बना पाओगे, और मैं कहता हूं वैसे भी करना हो तो कर लें, लेकिन क्यों ना एक ट्रिक सीख लें और हर एक के लिए वही अप्लाई करें, या तो फिर आप ऐसे ही कर लें। अदरवाइज आपने कहा कि हम फार्मूले में से करेंगे, ये कैसे करना है। इस फार्मूले को करने के लिए पहले आपको ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करना है x इज इक्वल टू 3 के लिए, और उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे, तब भी आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। एक दफा ये फार्मूला 2 के लिए
और एक दफा ये फार्मूला 3 के लिए अप्लाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा ये जो x है ये 2 के लिए होगा और एक दफा ये x 3 के लिए। तो यहां भी चेंज आएगी, यहां चेंज आएगी और यहां पर चेंज आएगी। अगर आपने कोई ऐसा फार्मूला जिसमें एक वैल्यू चेंज करनी है, कभी उसे 2 के साथ करना है फिर उसे 3 के साथ भी करना है, तो आप बजाय इसके कि बार बार पहले फार्मूला लिखो, एक दफा 2 के साथ लिखो, अगली दफा 3 के साथ लिखो, आपको पता चल चुका है कि फार्मूले में x ने वेरी करना है, एक दफा x ने 2 वैल्यू लेनी है और एक दफा 3, तो आप फार्मूले में x को x ही लिखते हैं, फार्मूले में x को x ही मेंशन कर दें। चले मैं इसी को यूज कर लेता हूं, अब यहां डेल करके मैं उसको x ही लिख देता हूं, तो क्या बन गया 3cx, इसकी तरह 3c जो मैंने चेंज करना है ना, मुझे पता है x ने चेंज होना है तो मैंने x की जगह x ही लिख दिया। 0.5 पावर क्या आएगी फिर 2 आएगी ना जी, ये तो कभी 2 कभी 3, चेंज होना है तो x लिख रहे। 0.5 ये तो n है, n तो नहीं चेंज होगा हर दफा, नहीं n 3 रहेगा, इसने चेंज होना थी, इसने चेंज होना, इसकी जगह। अगर ये नहीं कि इस जगह, किसी भी जगह पर हमें कोई फार्मूले से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और बिफोर टाइम हमें ये पता है कि जी मुझे एक वैल्यू एक दफा 2, एक दफा 3, एक दफा 4, एक दफा 5, सिर्फ एक वैल्यू बार बार मुझे चेंज करनी है और फार्मूले की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो इसका एक वे ये भी है कि जी आप फार्मूला लिख ले सारा और जहां चेंज करनी है वहां सिर्फ और सिर्फ x लिख दें और हर दफा उसकी कैलकुलेशंस करें, एक पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ। अब आपने इसे कैल्क करवाना है, इसलिए कि यहाँ x की वैल्यू अब आप खुद देंगे, तो कहेंगे कि मैंने सारा फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें x क्या रखूं, आपने कहेंगे पहले तो रखो तुम 2, आंसर बताओ, कहता इसके साथ आंसर 3/8, और अगर आप उसे डेसिमल में ले जाएं तो 0.375 आएगा, आप उसको नोट करते 0.375। अब आप कहेंगे रिकैलकुलेट, लेकिन इस दफा x3 के साथ, फिर कैलकुलेट करवाएं, कहेंगे आप x3 रखो, अब फिर बताओ आंसर, कहता जी फिर आएगा 0.125, 0.1, और आपको पता है कि अब आपने दोनों को ऐड करके और अपना फाइनल आंसर लिखना है, तो 0.125 सॉरी 0.125 125 और प्लस 0.375 और इसको आप ऐड करें, डेसिमल में ले जाएं तो 0.5, 0.5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। एक दफा फार्मूला लिख लिया, आपको पता है ये कि आपको 2 दफा कैलकुलेशन करनी है, एक दफा 2 के साथ, एक दफा 3 के साथ, तो इधर चूंकि एक ही करनी थी तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ 2, यहाँ मुझे चेंज करनी थी एक दफा 2, एक दफा 3, तो अपना टाइम सेव करें, x ही लिख दें। ये नहीं कि इस जगह किसी भी जगह मैथ्स में स्टैट्स में आपको फील हो कि ये कैलकुलेशन करनी है फार्मूले में, लेकिन इसमें एक एक चीज हर दफा चेंज होनी है, तो आप ये वाली टेक्निक यूज किया करें, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पहले तो यहाँ तक क्लियर करें मुझे कि जी अगर हमने बाइनोमियल फार्मूला कब अप्लाई करना ये पता चल गया, लिखते वक्त हमने x n p लिखना है, n की तो कंफ्यूजन नहीं है, x और p को मैच कर देंगे, वहां लफ्ज नंबर लिखेंगे, वहां वर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाए, और उसके बाद पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे x की जो कि 0 से स्टार्ट लेगा और ट्रायल तक जाएगा, फिर हम स्टेटमेंट पढ़ा करेंगे कि 3 लिखा हुआ है, कि 2 लिखा हुआ है, कि एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है, कि एटलीस्ट 3 लिखा हुआ है, अगर वो 2-3 पॉइंट बनेंगे हम अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके और बाद में क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, ठीक।
यहां तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे मुझसे। चले, अच्छा, आप ये जो सेकंड स्टेप मैंने किया है, आप इसे मजीद शॉर्ट भी कर सकते हो। वो कैसे? अब आपको कंफर्म है कि आपने दो वैल्यूज लेनी है, और ये भी अब आपको पता है बाद में क्या करना है। बाद में आपने इनको ऐड भी करना है, ये आपको पता है ना आपको, कि जी वैल्यू भी हमने दो डिफरेंट कैलकुलेट करनी है और फिर ऐड भी करना है। ये काम भी आप कैलकुलेटर को दो, उसे क्या बाद में ऐड भी करें, कैलकुलेट भी करें, ऐड भी करें। कैसे? ये तो आप उसी तरह से लिखेंगे, 3 3 C और x, क्योंकि मुझे पता है एक दफा 2 आना, एक दफा 3 आना। 0.5 पावर x, 0.5 पावर 3 माइनस x। ठीक हो गया ना? अब आप उसे ये कहोगे, इधर समेशन लग जाएगी, हाँ कैलकुलेटर पे लिखी जाती समेशन। वो कहेगा अच्छा सम करना है, x की वैल्यू उसे पता चल चुका है, चेंज करनी है। अब वो आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि x की वैल्यू को मैं कहां से कहां तक चेंज करूं। आप उसे कहेंगे 2 से स्टार्ट करके बस 3 तक तुम्हें जाना है। 2 इधर लिख दे, 3 इधर, 2 नीचे लिख दें, 3 ऊपर लिख दें, समेशन लिख दें। वो अब इसको ऐसे पढ़ेगा कि जी पहले मैं x की 2 रखूंगा, वो हर जगह 2 रखेगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर वापस आएगा, कहता जी अब मैं क्या करूं। उन्हें कहा जी ये ऊपर देखो क्या लिखा है, 3। कहता जी अच्छा 2। अब डिस्क्रीट में पता है उसे कि मैंने 2.1 तो नहीं लिखना, 3। उसने कहा जी ठीक है 3। अब क्या करूं। उसने कहा जी क्या कहा था तुम्हें करने को। जी सम कहा था। वो कहेंगे ठीक है। 2 के साथ जो कैलकुलेशन की होगी और 3 के साथ जो कैलकुलेशन की होगी उसकी मेमोरी में पड़ी हुई है, हमने नहीं फीड करना। वो खुद ही जहां पर भी रखा है वो आपको कहेंगे ये लेगी मेरे आका, आपको मैंने हाजिर कर दिया, जिन्हें आपको कैलकुलेट कर देगा। लेकिन मैंने भी ऐसे लिखा हुआ फार्मूला, फार्मूला मैंने ऐसे लिखा हुआ। पहले मैंने समेशन नहीं लगाई थी, मैंने कहा था लहदा लहदा एक दफा 2 साथ, एक दफा 3 के साथ, और मैनुअली सम कर ले। अब हम कैलकुलेटर को कहोगे सारा कुछ तुम नहीं करना, मुझे फाइनल आंसर बताओ। और जो बहुत हेल्पफुल होगा, जब कभी हमें फर्ज करें ये तो 2 से 3 तक 2 ही बनते हैं ना, 2 से 10 तक सम करना पड़े, एक दफा 2, एक दफा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 बनती है, तो बड़ा फिर लेंथी नहीं हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं कहता हूँ 2 से लेकर 30 तक कर दो। कितना टाइम लगेगा आपको 30 लिखने में, 3 की जगह 30 कर दो। तो 2 से लेकर 30 तक सारी की सारी एक्स वैल्यू कैलकुलेट भी करेगा, सम भी करेगा, फाइनली आपको आंसर देगा। अब जी इसको लिखना कैसे, समेशन कैसे लिखना। समेशन लिखने के लिए ये देखें, ये जो उसने लॉग पढ़ा था ना विद डिफरेंट बेस, उसका शिफ्ट फंक्शन देखें क्या लिखा हुआ, शिफ्ट फंक्शन समेशन की लिखा हुआ। किसके साथ चलनी है, शिफ्ट के साथ। आ गया ना उसी तरह का स्ट्रक्चर। कर्सर किधर ब्लिंक कर रही है, कर्सर एग्जैक्टली ब्लिंक कर रही है उस पैरेंथेसिस के अंदर बॉक्स में। पहले क्या करें आप, पहले आप चाहे तो इधर लिख ले 3, n नहीं लिखना, आप अननोन एक ही रहने देना है, 3C और x, बाकी उसी तरह से मल्टीप्लाई 0.5 पावर x, पावर x मल्टीप्लाई 0.5 पावर 3 माइनस x। हो गया। अब आपने उसे ये भी बताना है कि जो सम लिखा गया है जिसमें नीचे x लिखा गया वो कहां से स्टार्ट लेना, 2 से कहां तक जाना है, 3 से। आप इसको एक दफा राइट एरो का बटन प्रेस करोगे तो देखें वो नीचे आ गया, फिर राइट एरो प्रेस करोगे तो वो एग्जैक्टली इस ब्लॉक में आ जाएगा। राइट एरो ये, अब यहां पर लिख देंगे 2, और ये कहां लिखा गया, ऊपर की जाने अप एरो, अप।
कर्सर ऊपर चले गए 3। ले जी अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। इसे अब कैल्क नहीं करवाना। आप कहें जी कैल्क क्यों नहीं करवाना? कैल्क का मतलब ये होता है कि जब तुम कैलकुलेट करने लगो, एक्स हमसे पूछ के जाना, बता तो दिया आपने एक्स कि 2 से लेके 3 तक जाना है, पूछ के क्यों जाना? आपने बता दिया उसकी एक्सप्रेशन में कि जी एक्स को 2 से स्टार्ट करो 3 तक जाना है। हमें तो नहीं बताना ना अब एक्स, हमने एक्स इसकी एक्सप्रेशन में बता दिया है। ठीक है, फिर इक्वल प्लस कर तो सारी एक्सरसाइज बच गई कि जी एक दफा 2 की प्रोबेबिलिटी, एक दफा 3 की, फिर जमा की और फिर आंसर लिखा। आपने एक्सप्रेशन उसी तरह लिखी, पता चल गया कि आपको सम भी करना था, तो आपने सम वाली ऑप्शन यूज की और डायरेक्टली आपने उस एक्सप्रेशन को वहां पर पेस्ट कर। हाँ जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट अब आपको? इसीलिए अब मैं ना ऐसे लिखा करूंगा, आपको समझ आ गई कि जी ये कैलकुलेटर पर किस तरह से लिखना है, और काफी काम आपका शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नो हेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो हेड की, यानी कि जीरो हेड। नो हेड यानी कि जीरो हेड। अब यहां पर सारी आउटकम्स लिखी हुई सारी। इसका मतलब है 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की, 1 हेड की, और इसका मतलब क्या है? क्या यही नहीं इसका मतलब? जीरो हेड का मतलब नो हेड, याद है ना? आल टेल वाली बात है ये, बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, पुट द एक्स जीरो। एक्स ना लिखें, अगर आपको 2-3 कैलकुलेट करना पड़े तो फिर एक्स ही, जैसे यहां था। और अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए जीरो की, तो जहां जहां एक्स वहां पर 0.125। अगर आप इसे नोट करेंगे तो ये 1/8 बनता है, 0.125। मतलब जीरो हेड। अगर आप सैंपल स्पेस की तरह देखें इसे, तो ये इस आउटकम को कह रहा है वो जीरो हेड, और ये एक ही होगी ना जिसमें ऑल टेल होंगी, जिसमें जीरो हेड होगा। नेक्स्ट वन है मोर हेड देन टेल्स। कहता जी क्या चांस है अगर हम 3 कॉइन फेंकते हैं तो हेड्स की तादाद टेल्स की तादाद से ज्यादा हो जाती है? क्या चांस? अगर मैं कहूं अगर जीरो हेड आता है, जीरो हेड, ये हेड है, तो फिर 3 कॉइन तो टेल कितनी होगी? 3। एक ही बात है ना, एक ही बात है। एक 10 स्टूडेंट थे एग्जाम में, एक बच्चा आता है, कहते हैं कॉलेज की मैनेजमेंट से पूछता है मैम से कि मैम कितने बच्चे पास हुए? मैम कहते 6। 10 बच्चे थे, 6 पास हैं। आपका दोस्त आता है, कहते मैम वो 10 बच्चों एग्जाम में गए थे, फेल कितने हुए? मैम कहती 4 फेल है। अब जाके हम बाहर कहते हैं, वो कहती मुझे मैम ने कहा था 6 पास हैं, तो मैम ने उल्टा बता दिया 4 फेल है, ये तो कोई बात नहीं, पता नहीं कौन सी बात सच्ची है। ओ भाई सोचो, एक ही बात कह रहे हैं, वो एक ही बात कही जा रही है। एक आंसर सक्सेस की फॉर्म में बोल रहा है, दूसरा आंसर फेलर की फॉर्म में बोल रहा है, बात तो एक ही है। 10 में से अगर 6 पास है तो 4 ही फेल, और क्या है? ठीक है ना? अब यहां पर उसने ये कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स की तादाद टेल्स की तादाद से ज्यादा होगी? अगर जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं मैं, तो बेसिकली आप कह सकते हो ये वो आउटकम्स है जिसमें हेड्स की तादाद 3 है, टेल की तादाद 3 है, और हेड की तादाद 0 है। तो उसका मतलब है कि फिर ये तो नहीं कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आउटकम्स जिसमें हेड्स की तादाद ज्यादा हो जाए। अगली आउटकम पे जाए, 3 क्वाइन है, एक हेड है, ये वो आउटकम है जिसमें 2 फिर टेल्स होंगी। अब जरा देखें, हेड की तादाद ज्यादा टेल्स की, लेकिन उसने तो कहा था वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें जिसमें हेड ज्यादा हो, ये भी नहीं होगी। अगली आउटकम में जाएं, समझें इसको। आपने कहा ना ये हेड्स की तादाद 2 है, टोटल 3 है, तो एक फिर टेल ही होगी। अब बताएं क्या ये वो आउटकम नहीं है जिसमें हेड्स की तादाद टेल की तादाद से ज्यादा होगी? ऐसा ही है ना? और एक और आ जाएगी, बिल्कुल यही। हम अगली आउटकम पे जाएं, अगर 3 हेड है तो टेल 0 है, कौन ज्यादा जी? हेड की तादाद। तो इसका मतलब उसने आपको ये पूछा। ऊपर वाले क्वेश्चन में बड़ा ही क्लियर, नीचे में जरा उसने ना समझा, जरा थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की। आपने कहा ना कोई बात नहीं,
दो ही तो कैटेगरीज हैं, एक हेड है एक टेल है, दूसरी के नाम भी बताओ, दूसरे का खुद ही पता चल जाना, उलट लिख दिया करें। अगर आप सक्सेस को पॉसिबली ऐसे लिख देना सक्सेस के, और आपको पता है आखिर तक जाना है, अगर आपको कहो ना फेलियर की पॉसिबल साथ साथ लिखे तो उलट लिख दिया करें, 5 4 3 2 1 और 0, एक ही बात है ना। 5 में से अगर 0 हेड है तो 5 के 5 टेल है, बिल्कुल एक ही बात है। अगेन प्रोबेबिलिटी तो आपको वही कैलकुलेट करनी है 2 3 की, और वो हम पहले कर चुके हैं। सम वाला फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन परफॉर्म कर देंगे। अब एग्जाम में इस तरह का अगर फर्ज करें कोई क्वेश्चन आता है, एक आध पार्ट ही आएगा ना आपको, 1 नंबर का या इवन 2 नंबर का, एक आध पार्ट मैंने जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस के तौर पे आपको जरा ज्यादा पार्ट सॉल्व कर दिए, ताकि पता हो जी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है और इसमें किस तरह से। जी कोई क्वेश्चन हो आपका? अब कैलकुलेशन से ज्यादा मैं इसको इसको एम्फिसाइज करूंगा कि जी आपको पता चलना चाहिए ये बायनोमियल से क्यों करना है। एक पता चलना चाहिए एक्स और पी ये क्या है, बाकी एन तो बड़ा क्लियर होगा, कैलकुलेशन हमें आती है जी, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुटबॉल स्टेडियम हैज 4 फ्लड लाइट टावर्स। तो फुटबॉल का स्टेडियम है, रात को खेलने के लिए उन्होंने फ्लड लाइट टावर, जैसे इकबाल स्टेडियम में लाइट्स लगी हुई हैं, फ्लड लाइट टावर्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट फेलियर, लाइट बंद हो जाएगी, फेल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फ्लड लाइट टावर लाइट फेलियर की वजह से ऑफ हो जाएगा। कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लाइट फेलियर ऑफ ईच टावर, एक टावर की लाइट खराब होने के चांसेस, परसेंटेज की बात करूं तो 11%, परसेंटेज हटा दो तो 0.11, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? टावर की लाइट फेल होने की, बताया गया है लाइट फेलियर, एंड दैट द टावर फेल इंडिपेंडेंटली। मतलब कि जी अगर एक टावर फेल होता ना समटाइम, वो पैरेलल लगे होते हैं, एक अगर गया तो सारे गए, क्यों? उसी तार से कनेक्ट है, पहला खराब, उससे अगली तार की बिजली जानी थी वो भी खराब, तो सारे बंद एक दफा। कहता ऐसा नहीं, कहता उनके अलग अलग कनेक्शन है सबके, एक अगर बंद भी हो जाएगा तो उसका दूसरे की सेफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फौरन जेन में आएगा कि अच्छा यार ये 4 फ्लड लाइट टावर्स हैं, सिंगल ट्रायल का मतलब है एक फ्लड लाइट टावर को जरा ऑब्जर्व करें, वन टावर। अब जो वन टावर है उसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो वो चल रहा होगा, गुड ऑपरेटिव है, चल रहा है, या वो फेल है, बंद हो गया, या सक्सेस है, चल रहा है। अब हमारे लिए जो सक्सेस है वो देखते हैं कि अब उसने जो प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है वो टावर फेलियर की पूछ रहा है या टावर चल रहे हैं उसकी पूछ रहा है। जिसकी पूछेगा वो हमारे लिए सक्सेस कहलाएगी। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो टावर फेल, उसकी जो इंटरेस्ट है वो कितने टावर फेल है वो बात की बात है, लेकिन इतना पता जी उसके इंटरेस्ट टावर फेल में है, वो डिफेक्टिव टावर देखना चाहता है। तो मैं फौरन एक्स को लिखूंगा नंबर ऑफ टावर्स फेल, नंबर ऑफ टावर्स फेल, पी क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आ टावर फेल, एक टावर के फेल होने का चांस दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है। मेरी ट्रस्ट ही ये है, आप कहेंगे ना दिया हुआ तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है? अगर वो गुड भी दे देना, अगर फर्ज करें वो यहां दे देता है 90% चांस है कि वो चलता रहेगा टावर, ठीक है, तो फिर 10% क्या चांस है फेल का, आप लिखेंगे। लेकिन एक्स के साथ पी मैच करना है आपने, कभी कभी गड़बड़ करता है, पूछ वो फेल की ले लेता है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर सक्सेस की गुड की दे देता है। आपने कहना कोई बात नहीं, मेरे लिए सक्सेस तो फेलियर है, तो मैं 1 माइनस करके कर दूंगा। तो यहां पर अब ये 11% चांस है फेल होना और 89% क्या चांस है कि वो चलता रहेगा, लेकिन मेरे लिए जो सक्सेस है वो टावर फेल होना सक्सेस। मैं ढूंढ रहा था कौन खराब है,
पॉसिबल वैल्यू, कम से कम टावर कितने फेल हो सकते हैं? कोई भी नहीं हो सकता, सारे के सारे चलते रह सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा है कितने? 4, तो 4 के 4 ही फेल हो सकते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? नो टावर, इसकी, जीरो वाले की। फॉर्मूले में रखते हैं 4C 0.11 जो कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है पावर 0 इंटू 0.89 एंड पावर 4 माइनस 0, 0.627 is the required probability. कहता मोर देन 2 टावर फेल, 2 से ज्यादा, 2 नहीं है उसमें, 2 से ज्यादा टावर फेल हो जाएंगे। आपने कहा ना वो 3 या 4 फिर बनते हैं, सम करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम एक टावर जरूर फेल हो गया। वैसे पहले तो मैं स्टूडेंट को कहता था कि यार पहले 1 की करोगे, फिर 2 की करोगे, फिर 3 की करोगे, फिर 4 की करोगे, तो क्यों नहीं तुम लास्ट कॉम्प्लीमेंट लगा लेते? 0 की प्रोबेबिलिटी तुमने पहले ही कैलकुलेट की हुई है, 1 में से माइनस कर दो, इसकी माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ, ठीक है ना। लेकिन अब चलें, हमने सम ही करना है, हमने थोड़ा अपना कोई एनर्जी वेस्ट करनी है, लिखना ही था तो हमने 1 से 4 लिख दिया। तो आप खुद भी ट्राई करके देखें कि अगर 1 में से 0 टावर फेल की प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव करेंगे तो तब भी यही आंसर जो है तो आपके पास आ जाएगा। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपने? इसमें भी बाइनोमियल में क्यों चले गया मैं? आपने कहा बाइनोमियल ही आज कर रहे थे, ठीक है जी। मैंने देखा कि एक टावर को ऑब्जर्व करना है तो 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या वो ठीक होगा या वो खराब हो गया होगा। बाइनोमियल मैंने इसी को देखते हुए बना दिया। वैसे अगर टिपिकली 4 कंडीशन की बात करें तो क्या टावर्स की तादाद मेंशन है कि कितने टावर ऑब्जर्व करने की? 4 करने हैं, 4 ट्रायल करने हैं, 4 टावर्स को देखना है, n है। क्या एक टावर की 2 ही पॉसिबल आउटकम बनती? 2 ही बनती हैं, फेलियर और वर्किंग। क्या फेलियर अगर सक्सेस है, हर टावर की सक्सेस वही रहती है? तो लिखा हुआ है ईच टावर फेल 11%, हर एक की वही रहती है। क्या मेंशन है कि हर ट्रायल यानी कि टावर इंडिपेंडेंटली है? बिल्कुल लिखा हुआ टावर फेल इंडिपेंडेंटली। मैंने कहा ना इतना टाइम नहीं जाया करना। आपने देखा जी टावर फेल की बात कर रहे हैं, सिंगल टावर में आ जाएंगे फेल या नॉट फेल, आपने कहना बाइनोमियल, चलें खुद ही पूरा होता जाएगा। ये उस वक्त जरूर इन डेप्थ में जाते हैं हम जब आपके कोर्स में ना ज्यादा चीजें होती, बाकी सारा कुछ यही होता, सिर्फ एक चीज इसमें से बदल जाती, तो फार्मूला बदल जाना था। क्योंकि वो सिचुएशन आनी नहीं है तो इसलिए मैं कहता हूं बस बाई देख के ना लगा दिया करें बाई। नेक्स्ट वन है a test consists of 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 6 एमसीक्यूज होंगे। टू पास द टेस्ट, अगर उस टेस्ट को पास करना है, a student has to answer at least 4 questions correctly। यानी कि अगर एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर है, तो पास होने के लिए उसके 4 क्वेश्चंस कम से कम ठीक होना जरूरी है, पास हो जाएगा। 4, 6 में से कम 4 नंबर। ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर्स, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कोई रिटर्न नहीं है, 4 उसके पॉसिबल आंसर है ABCD ईच क्वेश्चन, ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। ऐसा ही होता है, ये 4 है उनमें से एक ठीक है, कौन सा? If a student guesses on each question, उसने पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं है उसे, वरना तो आप कहेंगे नहीं ऐसा क्यों है, अगर वो इतना पढ़ के जाएगा, जितना पढ़ा होगा उतना ही उसकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एफर्ट की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो कहता है उसे पता ही नहीं है, उसे ऐसे तुक्का लगाना है, पता नहीं क्या यार, आंखें बंद करो, जिसको लग गया लग गया। कहता इफ अ स्टूडेंट guesses on each question, हर क्वेश्चन वो गेस के साथ ही करता, उसे पता ही नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तुक्का लगा के आना क्या चांस है पास हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द टेस्ट? क्या चांस है कि अगर 6 क्वेश्चन हो, पास होने के लिए कम से कम 4 क्वेश्चंस का ठीक होना जरूरी है, हर क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर हैं, जिनमें से एक ठीक है। कहता जी क्या चांस है
कि वो प्रोबेबिलिटी उसकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा। अब जरा आ जाए कि ये डिस्क्रीट क्यों है। डिस्क्रीट इसलिए है कि उसके जो ठीक आंसर होंगे, जिसको वो सक्सेस कह ले, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डेसिमल में तो नहीं आएगा। डेसिमल में नहीं आएगा। आपने कहना डिस्क्रीट। एक क्वेश्चन पर आ जाए। एक क्वेश्चन जो उसने सॉल्व करना है, या तो उसका क्वेश्चन ठीक होगा या गलत। हाँ, ये एमसीक्यूज टाइप ना होते तो आपने कह देना था कि हो सकता है आधा ठीक हो जाए आधा गलत हो जाए, तो ये तो बात है, आधा ठीक हो जाए आधा गलत हो जाए। लेकिन वो ये बात कर रहा है कि उसके जो क्वेश्चन हैं वो ठीक होने के चांसेस तो हैं कि वो ठीक हो जाएगा। जी सर की आवाज स्लो हो गई थी। अब ठीक है। नहीं सर। वो क्यों हो जाती है? अब बोलिएगा, अब ठीक है आवाज मेरी? नहीं सर, पहले से भी ज्यादा स्लो हो गई है। पहले से भी ज्यादा स्लो हो गई है? अब ठीक है सर, अब अब ठीक है। ठीक है, चलो अब ठीक है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, वैसे मुझे खुद नहीं आइडिया होगा। चले, तो जब आपको ये गैस हो कि एक क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा या उस बच्चे का गलत होगा, अगर ये बात होती डिस्क्रिप्टिव की तो फिर तो ठीक है। आप कहते सब उसने किया था, उसका फार्मूला सही था, ये ठीक हो गया, तो 25% ठीक था। नहीं, वो कहता है एमसीक्यूज है तो फिर या ठीक है या गलत है। अब ये बाइनोमियल है, क्योंकि एक ठीक है या गलत है, दो ही तो पॉसिबल ऑप्शन है, बाइनोमियल है। अब लिखेंगे कि एक बच्चे के 6 में से कम कितने करेक्ट आंसर आ सकते हैं। हो सकता है उसका कोई भी करेक्ट ना हो, तो 0 करेक्ट आंसर हो सकता है। एक ठीक हो सकता है, 6 में से 2 हो सकते हैं, 3 4, ज्यादा से ज्यादा 6 से 6 तुक्के लगाने, 6 के 6 भी तो ठीक हो सकते हैं। मैंने लिख दी पॉसिबिलिटीज। अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि वो स्टूडेंट अपना टेस्ट पास करेगा, पास द टेस्ट। अब एच नॉट में आप एक्स में ये तो नहीं लिखोगे पास द टेस्ट, वहां तो किसी चीज का नंबर लिखना होता है, नंबर ऑफ ऐसे करके। अब उसका पास जो हुआ है वो कैसे पता चलेगा पास है? आपने कहना वो पता चलेगा उसके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स पे, सही है ना? तो एक्स आप लिखोगे नॉट पास द टेस्ट, बल्कि एक्स आप लिखोगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। मैंने कहा था ना एक्स लिखना है, ये तो पहचान लिया बाइनोमियल है। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, उसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं इससे पता चलेगा। एन, टोटल ट्रायल 6 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट क्वेश्चन। देखें 4 टोटल ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कितनी ठीक है? एक। कितने परसेंट चांस है तुक्के से वो ठीक हो जाएगा? 4 में से एक। एक ही ठीक है ना, दो तो नहीं ठीक? दो तो नहीं ठीक ना? मतलब जो भी आप लिखेंगे, फर्ज करें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी, ये 4 है। हो सकता है ये रॉन्ग हो, ये भी रॉन्ग हो, ये ठीक आंसर हो और ये भी रॉन्ग हो। मैं आपको अगर ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट आंसर, आपने कहा जी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है जिनमें से एक करेक्ट है, 25%। ऐसे ही है ना? नजर नहीं आ रहा था किसी जगह पर कि जी करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये नजर नहीं आ रही थी। और अब पता चल गया है कि 25% चांस है कि तुक्के से कोई क्वेश्चन सही होगा, और बाकी ये कितने बचते हैं? 3, 75% चांस है कि वो क्वेश्चन उसका गलत हो सकता है अगर उसने तुक्का लगाना। पूरी होगी चीजें, एन भी आ गया, ई भी आ गया। अब जरा बात आ जाए कि वो पास होना है और एक्स लिखा हुआ नंबर ऑफ करेक्ट, कितने करेक्ट आंसर होंगे तो पास है? एटलीस्ट 4। अगर आपने कहा ना 4 कि जी 4 होंगे तो पास होगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं 5 ठीक हो गए तो फेल हो जाएगा, 6 ठीक हो जाए तो फेल हो जाएगा। वैसे तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, कम से कम 4 होंगे तो पास होगा। आप कहेंगे ये सिचुएशन है, उसके इतने करेक्ट आंसर होंगे तो देन पास। कितने जी? 4 या 5 या 6? सम करना है, सम करना है। ले जी प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि मुझे तीन तीन वैल्यू सम करनी थी,
इसलिए मैंने इन 3 वैल्यूज की वजह से ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं उसको मैंने यहां पर अप्लाई किया। 0.0376 परसेंटेज की अगर बात करूं, परसेंटेज की, तो सिर्फ और सिर्फ 3.76% बनता है। 4% चांस है तुक्के लगा के पास होने का। इसलिए कि एक तो पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, और दूसरा 6 में से 4 भी ठीक होना चाहिए। इसलिए ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है जो 4% कि वो तुक्का लगाएगा और पास हो जाएगा। आपके तो माशाल्लाह क्वेश्चन भी 70 है, 70 के 70 क्वेश्चन को तुक्के लगाने हैं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी, तुक्कों से ही पास हो गए। हाँ, वहां पर करेक्ट आंसर आधे आधे हैं, 6 में से 3 होते तो 50, वहां वो ठीक है। लेकिन रेयर चांसेस होगा कि आप आई कैप का पेपर पढ़े ही ना, तुक्के लगाएं और तुक्के लगा के अपना सब्जेक्ट क्लियर करते हैं, तो ये रेयर चांसेस। तो मैं किसी जगह पर देखें लिखा हुआ नजर आया यूज द बाइनोमियल फार्मूला? हमने डिसाइड किया ना कि इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें मस्ट है कि हम बाइनोमियल फार्मूला यूज करेंगे। रीजन हमें पता क्यों यूज किए जा रहे हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछे मुझसे, अदरवाइज स्टैट्स का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम मैथ्स का पूछते हैं। जी, फिर अगर हम किसी क्वेश्चन को ट्री डायग्राम जो थी उसको बना करें सॉल्व तो हो जाएगा? टी डायग्राम में क्या पॉसिबिलिटी है, पहले क्या और दूसरे पर क्या है? सर पहले 6 क्वेश्चन में से 4 पास करने आना, 4 5 6 एटलीस्ट 4, और या उससे कम हो जाएंगे तो फेल हो जाएगा। ये दो प्रोबेबिलिटी हो गई, और फिर आगे इनमें आगे 25 और 75। नहीं, अब 4 देखें, उसमें पहली स्टेज पे क्या अनसर्टेनिटी है? वहां पर 2 जगह पर यस सर। अनसर्टेनिटी आती है ना कि जी बॉक्स यस पता नहीं सर। कौन सा सिलेक्ट होगा, बॉल पता नहीं कौन सा आएगा। अब आपने कहा 4 क्वेश्चन ठीक होंगे, कौन से 4? ये तो गिनने नहीं सर आपको। एटलीस्ट। हाँ, कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, कौन से 4? ये तो हर एक के आगे चलेगा काम। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि पहला सही हो, फिर इसके साथ फिर क्वेश्चन नंबर 3 सही हो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 सही हो, और क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 हो सकते हैं। फिर गिने, क्वेश्चन नंबर 2 भी सही हो सकता है, फिर 3, फिर 5, फिर 6, इस तरह से बहुत सारे। इसने एनसीएक्स ने ना यही सारा काम किया। वैसे भी टी डायग्राम में 2 स्टेजेस पर पॉसिबिलिटीज हैं, 2 स्टेजेस पे कि पहले क्या हुआ है, दूसरा क्या। इसमें तो स्टेज ही एक है, 6 में से 4, या 6 में से 5, या 6 में से 6। 2 स्टेजेस पे तो है ही नहीं कि जी पहले कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हो गया पता नहीं, फिर कौन सा बॉल सिलेक्ट हो गया, अगला क्या आया, तो ऐसे तो नहीं है ना। तो ये बाइनोमियल की कंडीशन पूरा कर रहा है। मस्ट है हमें बाइनोमियल से ही करना, अदरवाइज तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, सारी गिननी पड़ेगी। अब फर्ज करें मैंने आपको कहा 4 क्वेश्चन सही होंगे तो वो पास है, वो 4 क्वेश्चन कौन से सही होंगे तो पास है। अब देखिएगा जरा, फर्ज करें उसका ये रिजल्ट है 1 1 2 3 4 5 और 6। अगर उसके ये सही हो गए और ये फॉल्स हो गए तो 4 ठीक है, पास है। ये वाले सही हो गए, 4 ठीक हो गए, सॉरी 4 ठीक हो गए तो पास है। ये है तो पास, और अभी बहुत सारे बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। गिनना हो ना, इस तरह के कितने बनेंगे, इस तरह के बनेंगे 6C4, 6C4 सारे पहले काउंट करो। ये बहुत बड़ी टेक्निक है गिनने की कि 4 सही हैं, वो कहां कहां के 4 हो सकते हैं। ये भी 4 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और कौन से 4? आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही, फिर 5वां सही, ये भी 4 ही बनते हैं। पहला, दूसरा सही, फिर चौथा सही, फिर छठा सही, ये भी 4 बनते हैं। तो कितने कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जिनमें 4 क्वेश्चन सही होंगे। 6C4 आपको बताएगा, 6C4। मैंने कहा था ना उसने गिन के सारा बता देना आपको, उसने गिन के बताया 15 बनने इस तरह, 15 कॉम्बिनेशन इस तरह से कि पहले इधर एफ कर दें, फिर ये सी, ये सी, ये सी, ये सी और ये एफ, और इसके अलावा और फिर इसी तरह से 5 वाले गिने, इस तरह से 6 वाले गिने, तो कहाँ से बात जाती है। ठीक है ना? ओके सर।
Yes, sir. बाइनोमियल की कंडीशन, ये फायदे हैं, मशीनें इसीलिए बना दी गई। बहुत बड़ा ये मतलब ये इन्वेंशन थी जब ये काउंटिंग टेक्निक इन्वेंट हुई कि यार ये तो बहुत लग गई, गिनने की जरूरत ही नहीं रही, बस 64 लिखो, समझ आ गई कैसे गिनना बता दो। Thank you, sir. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो प्रीवियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की प्रोबेबिलिटी की सर, आज आपने कहा था कि उसको सॉल्व करेंगे सर। वैसे अब तो टाइम गुजर गया है, तो सर एक उसका क्वेश्चन नंबर 1 सर मुझे वो सॉल्व नहीं हुआ, सब बाकी सर सारे हो गए हैं। चलें ठीक है, कल कल जब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो पहले जो आपकी प्रीवियस बेसिक प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है उसको मैं करूंगा और फिर हम बाकी अपना, ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यस सर। नहीं है, और वो यहाँ पर ये है कि जब आप कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बना लेते हो वो कोई रीजन बनेगा। अब एग्जाम में जब एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है विच वन इज द ट्रू आंसर, वो भी ना ऐसे ही हर ऑप्शन में ग्राफ बना देता है वो जैसे मैंने बनाया हुआ है, लेकिन किसी जगह वो इसे शेड कर देगा, डार्क कर देता है, शेड कर देता है। किसी जगह ग्राफ तो यही बनाता है लेकिन शेड इसे कर देता है, कहता जी बी ऑप्शन में से शेड किया होगा, इसे नहीं करेगा वो, किसी में से शेड कर देता है, किसी में से शेड कर देता है, कहता जी विच वन इज करेक्ट। अब आपने कॉपी पर ड्रॉ किया हुआ होगा, ऐसे ही है ना। फिर आप देखेंगे जी मेरा रीजन इसके साथ मैच करता है, वो जो नीचे वाली जो राइट साइड की ट्रायंगल बनती है उसके साथ आपने क्या करना है, इसका प्रॉपर आंसर। बात में कर रहा था इन दो चीजों की कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप अगर चीज नोट करें कि मैंने जब ग्राफ बनाया है और लफ्ज लाइन बोलता हूं तो लाइनें तो खत्म नहीं होती है, तो चलती जाती हैं, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, चलती जाती हैं, गुजरती हैं पॉइंट से, गुजर के रुक नहीं जाती। तो मैंने ग्राफ को सिर्फ इतना क्यों रहने दिया, इधर भी क्यों नहीं एक्सटेंड किया। जो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, इधर एक्स, एक्स इधर पॉजिटिव होता है ना एक्स, वाई इधर पॉजिटिव होता है, वाई इधर नेगेटिव होता है और एक्स इधर नेगेटिव होता है। यानी कि अगर लिखना हो तो कह सकते हैं ना कि एक्स पॉजिटिव इस साइड पर है और एक्स नेगेटिव इस साइड पर, ऐसे लिखते हैं ना। वो इक्वल का कोई जरूरी नहीं है, वो इक्वल जो जीरो का मतलब ये कोई नहीं। यहाँ पर y नेगेटिव है और यहाँ पर y जीरो या पॉजिटिव है। अब ये क्या बता रहा, कहता जी ग्राफ ड्रॉ करे लेकिन उस ग्राफ का सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन सिलेक्ट करें, सिर्फ वो पोर्शन जहां पर बोथ एक्स वाई पॉजिटिव हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। इसलिए मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया, इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। ये नेगेटिव नहीं जाना, नेगेटिव पोर्शन पे नहीं जाना। हाँ अगर ये ना लिखा हुआ हो तो जरूर अपने ग्राफ को आपने नेगेटिव साइड्स पर भी एक्सटेंड करना है, लेकिन शायद 99% ऑफ द टाइम या शायद इससे भी ज्यादा ये जरूर लिखा हुआ होता है। मैं ये नहीं कहता कि लाजमी लिखा हुआ होता है, हमने 99 कह तो दिया है, ऑप्शन छोड़ तो दी 1%, तो अगर नहीं तो फिर आपने ग्राफ को एक्सटेंड भी करना है, ठीक है ना। फिर आपने जाना है लाइक अगर यही एक्सटेंड हो जाए ग्राफ, फर्ज करें ये यहाँ तक चलना जाए, ये यहाँ पर, तो फिर ये भी तो शामिल हो जाएगा और चलता ही जाएगा बल्कि, तो ठीक है ना। लेकिन इस लाइन से नीचे नीचे रहेगा, इस लाइन से ऊपर ऊपर रहेगा इस साइड पे, लेकिन चलता जाएगा इसके दरमियान, लेकिन लगी हुई है रिस्ट्रिक्शन। तो आपने कहा ठीक है एक्स से नीचे नहीं जाना, यानी कि वरना वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने वाई नेगेटिव जाना ही नहीं है जी। अब कोई मुझसे क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछे। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलना है, कोई भी पॉइंट ले लें जो लाइन पर ना हो उसको आपने टेस्ट सोल्यूशन कहना है। ओरिजिन चूंकि लाइन पर नहीं आ रहा, आपने कहा हर दफा ओरिजिन ना ले लें, कभी कभी लाइन ओरिजिन से पास करेगी, पड़ी हुई हमने, जब लाइन ओरिजिन से पास करेगी फिर अवॉइड कर लें, वरना अपने लिए कह लेंगे ठीक है जी हर दफा ओरिजिन ही ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है। पहले एक का सोल्यूशन लें, कैसे, ओरिजिन को एज अ टेस्ट सोल्यूशन माने, चेक करें कि क्या वो वाकई कंफर्म सोल्यूशन है। अगर वो कंफर्म सोल्यूशन है तो आप उस इनइक्वालिटी के धंधे
टूथ, जैसे आरी के टूथ होते हैं, आरी के दंदे होते हैं, उसकी डायरेक्शन कर दें टेस्ट सोल्यूशन की जाने और ये क्लेम कर ले कि जी इस लाइन के नीचे नीचे जितना पॉइंट्स है वो इसका टेस्ट सोल्यूशन का लाइन, नीचे नीचे जितने पॉइंट्स, एंड सिमिलरली बाकी भी, ठीक है ना। एंड देन फिर आपने नोट करना, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये नोट करना जी इस ग्रीन लाइन के मुझे नीचे रहना है, येलो लाइन के ऊपर रहना है, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन स्पेस। एग्जाम में आंसर में एग्जामिनर ने ना वो शेड किया होता है, आप देखेंगे यही बनता है, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन स्पेस। जी अब अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करना तो आप पूछिए। जी सही, हमने चैप्टर शुरू किया इसका, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है। जी तो सर ये डेवलपमेंटल ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये साथ में कंबाइन है, ये सेपरेट है? तो उनको आने देना, पहले सीक्वेंस बस ये फॉलो करना, सब कुछ यस सर। सब कुछ आएगा, लेकिन इस सीक्वेंस से जरा चलेगा, आएगा सारा कुछ। यानी चैप्टर तो एक ही है ना? जी जी, इसी चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा है कि जो मैंने आपको स्लाइड्स मिली हुई ना, आपको स्लाइड्स, यस सर। हाँ, इसी के मसला क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं, स्लाइड में हमने चीजें शॉर्ट करके लिखनी होती है क्योंकि स्पेस कम होती है। इस तरतीब को फॉलो करें आप, ये तरतीब ये कहती है कि कॉमन सॉल्यूशन स्पेस कैसे फाइंड करें। बाकी जब ये मैं ओके सर। करता जाऊंगा आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है। मैंने जरा थोड़ा सा इसकी आउट ऑफ सीक्वेंस समझने किया, मैंने सिर्फ आउट ऑफ ओके सर। सीक्वेंस किया, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ आएगा। जी कोई और? जी सर आपने कहा कि अगर फिजिकली जाके मतलब वहां पे पेपर हुए, जब आपको मतलब उन्होंने पेपर भी साथ दे दिए, तो सर क्या वो मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेंगे? जी सर ये तो एमसीक्यू बेस पेपर नहीं है। जी सर ये तो एमसीक्यू बेस पेपर नहीं है। एमसीक्यूज पेपर है, आपको उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन स्पेस। ए ऑप्शन में उसने आपको कंप्यूटर पे ग्राफ बनाया हुआ है और साथ उसने ये वाला एरिया शेड किया हुआ है। बी ऑप्शन में फिर यही ग्राफ है एग्जैक्टली ऐसे करके, लेकिन उसने ये एरिया शेड किया हुआ है। सी ऑप्शन में फिर उसने यही ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन उसने ये एरिया शेड किया हुआ है। डी ऑप्शन में फिर उसने यही ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन उसने ये एरिया शेड किया हुआ है। 4 हो गए। एमसीक्यू पेपर है, वो कहता है कि विच इज द कॉमन सॉल्यूशन स्पेस, कि कैसे पता चलेगा? आप अपने पेजेस पे ड्रॉ करोगे, जब आपको फाइनल आपने कहना जी कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें ये बॉटम वाली साइड वाला ये शेड है, तो ये ऑप्शन, दिस इज द टू ऑप्शन। देखने के लिए आप अपनी आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है, आई कैप का जो आपकी एक्सरसाइजेज है, उसमें भी उसने ऐसे किया हुआ है। ऊपर उसने इनइक्वालिटी लिखी हुई है, नीचे उसने 4 ग्राफ बनाए हुए हैं, कहता है कि कौन सा इसका कॉमन सॉल्यूशन स्पेस है। तो इस तरह से उसके आपसे करने होंगे आप। जी और? हाँ जी, करना है किसी ने क्वेश्चन और? आल्दो ये एमसीक्यूज पेपर होगा, लेकिन आपको इसलिए मैंने कहा ना कि अगर तो आपको पेपर पेंसिल अलाउ करते हैं, फिर तो ग्राफ आप पेपर पेंसिल पे बनाओगे तभी पता चलेगा इसकी शक्ल किसके साथ मिली है। उसने आपको 4 ऑप्शंस देनी है, 4 ग्राफ देने हैं, जिसमें किसी को उसने शेड किया होगा, किसी ने किसी को शेड किया होगा, और आपको नोट करना है कि जी ये किसके साथ इसकी शेप मिलती है, वही इसका ट्रू आंसर होगा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? मैं आपको, आपके पास जो नोट्स हैं वो आपको जरा और चीज नजर आएंगे। स्लाइड्स मैंने कहा ना कि इसमें से हमें समरी बना के लिखनी होती है। सीक्वेंस आप यहां से देखा करेंगे कि इस पैटर्न से जो जो स्लाइड में चलेगा ना, आपने वो पढ़ना है। सारी चीजें आएंगी उसमें जो कि आपको नोट्स में दी गई हैं। बुक होती है ना, टीचर पढ़ाता है, तो क्या वो कहता है कि पेज नंबर 1 लाइन नंबर 1 ऐसे?
वो तो जनरल लेक्चर नहीं देता, घर जाके चीजें पढ़ते हैं आपके, हाँ चीजें सारी इसमें है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा एक और एग्जांपल करें, कहता है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 300, x greater than or equal to 1/3 into x plus y. Question saying find the common solution. पहला स्टेप, पहली इनइक्वालिटी ले लें, convert that inequality into equation. For x intercept 300 divided by x coefficient 1, 300 आ जाएगा. For y intercept 300, y coefficient कितना है 1, 300 आ जाएगा. लाइन ड्रॉ, लाइन ड्रॉ, लाइन ड्रॉ। अच्छा, इसका भी एक जरा शॉर्ट सा और देख, वो क्या है? शॉर्ट इसका ये है कि राइट साइड पर, इनइक्वालिटी की राइट साइड पे अगर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई हो, जैसे इसमें है 300 लिखा हुआ ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, और ये देखना हो कि इसका कॉमन, इसका सॉल्यूशन स्पेस किधर है, डाउन है या अबव है। जैसे पिछले में तो डाउन बना था ना, आप कहेंगे वो आपने बता दो दिया, टेस्ट सॉल्यूशन लें, बिल्कुल टेस्ट सॉल्यूशन लें, टेस्ट सॉल्यूशन को x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करें, ठीक है, चेक करें क्या कंफर्म हो गया सॉल्यूशन, ये कंफर्म हो गया सॉल्यूशन, क्या करना कि डायरेक्शन हमने टुवर्ड्स कर देनी, बिल्कुल सही है। अपना टाइम थोड़ा सा बचाएं, वो कैसे, आप देखें यहाँ क्या सिंबल लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, लेस, आप इस लाइन के डाउन लेस सॉल्यूशन करें, ये लेस है ना तो डाउन, ग्रेटर है तो अप, ये वाला टाइम भी बच गया, टेस्ट सॉल्यूशन वाला काम भी बच गया। कैसे, आपने देखा, आपने कहा वहां लेस लिखा हुआ है, लाइन के नीचे नीचे वाला सॉल्यूशन है, कब लाइन ओरिजिन से ना पास कर रही हो, फिर ये एक्सरसाइज कर लें, लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही हो फिर नहीं ये एक्सरसाइज करनी, फिर देखना ही पड़ेगा, फिर वो टेस्ट सॉल्यूशन आपको बनाना ही पड़ेगा। अब जरा दूसरी इक्वेशन पर आते हैं, दूसरी इक्वेशन है, इनइक्वालिटी हटा दी ना मैंने, 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई, बड़ी बड़ी है, जरा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 3x माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देखो सीधी सीधी हुई लगती है, 2x माइनस वाई, ये बन गई। अब इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करेंगे ना अगर, और वही मेथड अडॉप्ट करोगे, फॉर x इंटरसेप्ट 0/2, x इंटरसेप्ट 0 आएगा, फॉर y इंटरसेप्ट 0/1, 0, तो दो चीजें मिली नहीं, तो एक ही मिली, यही वाला, बस ये वाला मिला। और मैंने बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट 0 हो जाए, वो इस चीज की कंफर्मेशन होती है कि वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करना मसला बन गया, लाइन ओरिजिन से पास करती है तो एक पॉइंट तो कंफर्म हो गया ना, ये यहां से पास करेगी, अब पता नहीं वैसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती, सारी लाइनें ओरिजिन से पास कर रही होती है। दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करना है, वो एक्सरसाइज है जो आपको पिछले चैप्टर में बताई गई थी, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। आप अपनी मर्जी से विद योर ओन चॉइस कोई सी भी एक्स की वैल्यू जो है वो ले लें, एनीवन, क्योंकि आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है, ऐसे ही है ना। फर्ज करें मैं अपनी चॉइस से एक्स की वैल्यू 2 रख देता हूं, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4, ये वाई 4 कब आया है, जब एक्स क्या रखा, 2 रखा, तो आपने कहना लेंगे ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है जो लाइन पर आएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब आपको ये चीजें नजर आ रही हैं कि जो स्केल बनी हुई ना, स्केल 100, 200, 300 रखी हुई है, अगर 2, 3 वैल्यू लेंगे ना तो बड़ी माइनर से इधर उधर कोई पॉइंट आने लगाने पड़ेंगे। तो चूंकि आपकी अपनी चॉइस है कि आपने एक्स अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू लेनी है, ये मुझे कंफर्म हो गया है कि ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, मैंने अपनी चॉइस से विद योर ओन चॉइस एक्स को ले लिया 100,
x को ले लिया मैंने 100, तो 2 into 100 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 200 आ गया। कब? जब x आया 100। क्या 100 ही लेना? मैंने कहा ना कुछ भी ले, 200 ले लें, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट भी आपको पता चला कि अगर मैं x 100 लूंगा तो y 200 आएगा। अब ये दो पॉइंट आपने मार्क करने, आप पहला पॉइंट वो तो पता ही आपको रीजन। दूसरा पॉइंट x 100 बाय 200, ये आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर x 100 और y 200 अंदाजन। अब दूसरी लाइन इधर से पास करवा, दूसरी लाइन इधर से पास हो। अब ये जो दूसरी लाइन है ये तो ओरिजिन से पास कर रही है। अब टेस्ट सोल्यूशन की बारी आ गई है। ये नहीं लेना टेस्ट सोल्यूशन पॉइंट, डोंट टेक इट दैट पॉइंट एज अ टेस्ट सोल्यूशन। अब क्या करें? कौन सा मर्जी और ले, थोड़े पॉइंट पड़े हुए, यही एक था। कोशिश करें, जरूरी नहीं है, लेकिन आप वो पॉइंट ऐसा ले जो या एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, जरूरी नहीं है। इससे फायदा ये होगा ना कि इसकी x वैल्यू 100 है, y वैल्यू 0 है, तो आधा तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट ले रखना उसको इनइक्वालिटी में है, जहां जहां x आ रहा है वहां 100 कर दें, जहां जहां y आ रहा है वहां 0 कर दें। तो क्या 100 जो होगा वो 100/3 से बड़ा होगा? तो बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा। तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू हो गया है। तो फिर डायरेक्शन किधर होगी? इसकी तो डायरेक्शन इधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होगी। ये 100 है, टूवर्ड्स होगी। अब आप एक स्टूडेंट कहता है, लेट्स सपोज कि जी इसके मुताबिक तो ये वाला कॉमन सोल्यूशन बनता है, बिल्कुल ये वाला कॉमन सोल्यूशन बनता है। एक स्टूडेंट कहता है जी मैं अगर टेस्ट सोल्यूशन ये नहीं लेता, फिर ठीक है, आप क्या ले रहे टेस्ट सोल्यूशन? वो कहता है जी मैं टेस्ट सोल्यूशन ले लेता हूँ ये वाला, लाइक दिस, क्योंकि आपने कहा था वो लाइन पर नहीं होना चाहिए, बाकी कौन सा मर्जी ले ले, तो ये लाइन पर तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक लिया तुमने। अब जरा वैल्यूज पुट करें, इसकी x वैल्यू 0 है और y वैल्यू है 200। इससे इक्वालिटी में रखते हैं, x को 0 रखते हैं और y को रखते हैं 200। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये चीज बनती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो फॉल्स है, फॉल्स। तो फिर डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? अवे। किसके अवे? टेस्ट सोल्यूशन के अवे। टेस्ट सोल्यूशन क्या है? ये वाला। अगर इधर बनाऊंगा तो टूवर्ड्स बनेगी, लेकिन हमने बनानी है इसकी डायरेक्शन अवे। तो फिर आपने अगर टेस्ट सोल्यूशन कोई और ले लिया है, लेकिन आपने क्या बताया आंसर? तो पहले ने भी यही बताया था। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो बात कैसे है? कोई शख्स कमरे के अंदर खड़ा है, कोई ये फर्ज करे ये रूम है, ये शख्स इधर बैठा हुआ है, ये शख्स कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, वो कहता है अंदर आ जाओ, टूवर्ड्स, वो इधर जाएगा। बी स्टूडेंट, बी शख्स ए को कहता है मेरी तरफ में उधर जाओ, दूसरी तरफ जाओ, इधर कहता मेरी तरफ आओ, उधर कहता दूसरी तरफ जाओ। तो दोनों एक ही बात है यार। आप कमरे के अंदर खड़े होके, वो कहते हैं ना किसी को अंग्रेजी जो है उसने सीख ली, उसने एक वर्ड सीख लिया, कम इन, अंदर आ जाओ, कम इन, अंदर आ जाओ। उसने कहा जी किसी को तुम्हें अंग्रेजी आती? कहता बड़ी आती है। कहता अच्छा बताओ किसी को अगर बुलाना हो कमरे, कहता तो कैसे कहोगे? कहता मैं कहूंगा कम इन, अंदर आ जाओ। वेरी गुड। कहता अब उसे कहना बाहर जाओ। तो ये कौन सा मुश्किल है? कहता मैं खुद उठ के कमरे के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और जो शख्स अंदर होगा उसे कहूंगा कम इन, मेरी तरफ आओ, कम इन, मेरी तरफ आओ। कहते बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो टेस्ट सोल्यूशन आप जो मर्जी ले ले, एक कहेगा टूवर्ड्स, दूसरा अगर टेस्ट सोल्यूशन ऊपर है तो वो कह रहा होगा अवे। तो दोनों बता तो सही रहे ना कि कॉमन सोल्यूशन स्पेस है कौन सी। तो दिस इज द कॉमन सोल्यूशन। मैंने टेस्ट सोल्यूशन लिया, ये रेड मार्क पुट किया, ठीक हुआ, टूवर्ड्स दिस वन, दिस ट्रायंगल
इज द कॉमन सॉल्यूशन स्पेस। आपको एक और एक्सरसाइज करवाई जिसमें लाइन एक ओरिजिन से पास कर गई, उसको ड्रॉ कैसे करना है और उसका टेस्ट सॉल्यूशन कैसे लेना है। देखें, अगर कोई गलती कर जाए और आप कहें जी यहां ग्रेटर का सिंबल है, तो आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक तो इसकी डायरेक्शन अवे होनी चाहिए। कब कहा था? मैंने कहा था लाइन ना ओरिजिन से पास हो, तो ये तो ओरिजिन से पास वाली लाइन है, इसके ऊपर नहीं। हाँ, इसके लिए ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही और लेस का सिंबल है तो डाउनवर्ड। ये छोटे छोटे ट्रिक है ना, जो कि आपके काम को, वर्किंग को तेज कर देंगे कि अच्छा जी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, लेस देन है तो नीचे की जन्म कर देंगे। लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, दूसरा पॉइंट कैसे लेना है, और टेस्ट सोल्यूशन में ओरिजिन नहीं शामिल करना, किसी और को लेकर टेस्ट कर लेना है। जी कोई क्वेश्चन हो? अदरवाइज यहीं तक लेक्चर है हमारा। अच्छा, आपने अपनी एक्सरसाइज के तौर पे समझ लें, स्लाइड्स आपके पास होंगी, ये वाली एक्सरसाइज बल्कि सारी करें। 2 मैंने कराई हैं, 1 2 3 4 4 5 6 कर लें क्या हर्ज है? 7 8 यहां तक। डेवलपमेंट जैसे वो पूछा था, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये अगला आर्टिकल होगा। आपने कल अगर आपने ये काम कर लिया ना, ये कॉमन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ऊपर की जानिब नीचे की जानिब, यकीन करें अगर आप नहीं क्लियर करेंगे ना इस चैप्टर में, तंग ही होते रहना आपने, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे। तो आई एम अवेलेबल विद यू, कल कर कर आए, इसको छोड़ दे सारा कुछ। अगर आप समझते हैं ना कि जी वो प्रोबेबिलिटी का अगले दिन करते हैं, ये 10% का ये पोर्शन है और उसमें यही चीजें हैं कि जी नीचे की जानिब है कि इधर का है कि राइट है कि लेफ्ट है, कौन सी ट्रायंगल है, कौन सा कॉमन सॉल्यूशन है, तो सारी यही चीजें हैं। तो आपको मैंने 2 एक्सरसाइज करवाई, जिन्होंने नहीं करना ना, मैं एक भी क्वेश्चन दूंगा वो एक भी नहीं करेंगे। ये मैंने करवा दिया आपको 1 और 2, ठीक। बाकी मैंने 6-7 का खुद ही कर ले, पर लाइनें ड्रा किए जा रहा हूं, जो स्टेप्स आपको बताए क्या सब तक वही इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अगर वो इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो यहां तक आपने फौरन पहुंच जाना है। इसके बाद वाले भी यही काम है, ये देखिए, इसके बाद वाले भी यही काम है, हर जगह वही चल रहा है। और ऐसे करते करते जिंदगी खत्म, जिंदगी जो नहीं चैप्टर खत्म। हर जगह आखिर तक आ रहा है, ये देखें, ये देखें, हर जगह वही काम चल रहा है। फिजिबल रीजन, कॉमन सॉल्यूशन स्पेस, कॉमन सॉल्यूशन स्पेस, चलते चलते चैप्टर खत्म। ये लीजिए आखिरी चैप्टर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखें ये 41 स्लाइड है और 41 स्लाइड में भी अगर देखें तो ये कॉमन सॉल्यूशन स्पेस ही लफ्ज लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं। कॉमन सॉल्यूशन स्पेस, कॉमन रीजन, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यही सारा चैप्टर है, ठीक है ना। तो आपने इसलिए बड़ा अच्छा मौका है, 6-7 आपको मैंने किया तो आपका कम से कम चैप्टर तैयार हो जाना। जो नहीं करेगा ना वो फिर इस चैप्टर को समझना छोड़े, फिर अगले चैप्टर की तैयारी करे, उसके पल्ले नहीं पड़ना। ये मैं बता रहा हूँ, चीजें कितनी मुश्किल है जो इतना काम बस मुश्किल है। स्टेप्स वही हैं जो मैंने बताए हैं, बस करते जाएं, आपको खुद ही आइडिया होगा। ठीक है जी, चले।